आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। सारी रात वे पेचदार और उबड़ खाबड़ संकरे रास्तों पर चलते रहे। कई बार रास्ता भी भटक गए, पर जेफरसन की होशियारी से फिर वे सही रास्ते पर आ गए। भोर होने पर उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत ही अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ है। उनके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें एक दूसरे से ऊंचा दिखने की होड़ लगी हो। उनके दोनों ओर की ढाल इतनी तीखी थी कि वहां चीड़ के और देवदार के पेड़ भी नहीं थे। शायद तेज हवाओं की धार ने उन्हें धराशाही कर दिया था। बंजर घाटी में बिखरे पेड़ और चट्टानें इसका सबूत थे। जब वे गुजर रहे थे तो एक बड़ी चट्टान धम से ठीक उनके सामने आकर गिरी। उसके गिरने से खामोश घाटी गूंज उठी और थके घोड़े भी डर से उछलने लगे। जैसे जैसे सूरज की किरणें उग रही थीं, बर्फ से ढकी चोटियां एक एक करके दियों की तरह जगमगाने लगीं। इस सुंदर दृश्य ने तीनों मुसाफिरों के हृदय में आशा की रोशनी जगा दी। वे खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगे। एक झरने के पास रुककर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थोड़ा सा नाश्ता किया। लूसी और उसके पिता ने भरपूर आराम किया, पर जेफरसन को चैन न था। उन्हें अब तक हमारे भागने की खबर लग चुकी होगी। अब सारा दारोमदार हमारी रफ्तार पर है। एक बार अगर कार्सन सिटी पहुंच गए तो हम जिंदगी भर आराम करेंगे। उस पूरे दिन वे तंग रास्तों से जूझते रहे। शाम को उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वह दुश्मनों से 30 मील से ज़्यादा आगे आ चुके होंगे। रात में उन्होंने एक चट्टान की ओट में रुकने का फैसला किया। वहाँ वे बर्फीली हवाओं से बच सकते थे और दुबक भी सकते थे। उन्होंने कुछ घंटे वहाँ नींद का लुत्फ उठाया। सुबह होने से पहले एक बार फिर सफ़र पर निकल पड़े। उन्हें यकीन हो गया था कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है और वे उनकी पहुँच से बाहर निकल आए हैं। मगर वे दुश्मन की ताकत से अनजान थे और शायद भूल गए थे कि कितनी जल्दी दुश्मन आकर उनका खात्मा कर सकता है। जिंदगी और मौत की इस दौड़ के दूसरे दिन दोपहर तक उनकी रसद खत्म हो गई। जेफरसन कुछ परेशान हो गया, परंतु उसके पास बंदूक थी और शिकार करके वह इस परेशानी को दूर कर सकता था। इस समय वह समुद्र से तकरीबन 5000 फुट ऊपर ऊंचाई पर थे। हवा बहुत तेज और ठंडी थी। उसने कुछ सूखी टहनियाँ ढूंढकर इकट्ठी की और उन्हें सुलगा दिया। आग जलाकर और घोड़ों को वहीं बांधकर उसने लूसी से विदा ली और शिकार की तलाश में निकल पड़ा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा फेरियर और लूसी सिकुड़कर आग सेंक रहे थे और उनके पीछे दोनों घोड़े और अकेला खच्चर खड़ा हुआ था। जेफरसन अपने मुकाम पर चल पड़ा। एक के बाद एक दर्रों को पार करता हुआ वह कई मील आगे निकल गया, पर उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। पेड़ों की खुरची हुई छाल और दूसरे चिन्हों से उसे अंदाज़ा हो गया था कि आसपास कहीं भालुओं का बसेरा है। 2-3 घंटे के अथक प्रयासों के बाद वह वापस लौटने की सोचने लगा। तभी उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उससे 300-400 फुट ऊपर चट्टान की कगार पर भेड़ की शक्ल का कोई जानवर खड़ा हुआ था। उसकी पीठ जेफरसन की तरफ थी। वह औंधे मुँह लेट गया और अपनी बंदूक एक पत्थर पर टिकाकर निशाना साधा और गोली चला दी। जानवर हवा में उछला और नीचे की ओर लुढ़क गया। जानवर बहुत भारी था, इसलिए पीठ पर लादकर वह चल दिया। शाम घिरने को थी, इसलिए उसने तेज़ी से कदम बढ़ाने शुरू किए। जल्दबाजी में वह रास्ता भटक गया। घाटियाँ एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थीं कि फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंचा। उसने वह झरना पहले नहीं देखा था। वह समझ गया वह गलत रास्ते पर आ गया है। एक और रास्ते को आजमाने की गरज से वह आगे बढ़ा, पर उसे फिर सही रास्ता नहीं मिल पाया। रात घिर आई थी और जब उसे सही रास्ता मिला तो अंधेरा अपनी पूरी चादर फैला चुका था। चांद अभी तक बाहर नहीं निकला था, इसलिए ऊंचे पहाड़ों ने अंधेरे को और ज़्यादा गहरा दिया था। शिकार के बोझ और पैदल चलने की थकान से वह गिरने को हो रहा था, पर लूसी का मुस्कुराता चेहरा उसके हर कदम में एक जोश भर रहा था। जिस रास्ते से वह आया था वह अब उसी पर खड़ा हुआ था।
वह सोच रहा था कि उसे निकले लगभग 5 घंटे बीत गए हैं और वे बेसब्री से उनकी बाट जोह रहे होंगे। अपने पहुंच जाने की सूचना देने के लिए उसने एक आवाज़ दी। उसने प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की, पर सिवाय उसकी सीटी की गूंज के उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया, पर नतीजा फिर वही रहा। एक अज्ञात भय और शंका ने उसे घेर लिया। शिकार वहीं फेंक कर वह बदहवासी से फेरियर और लूसी की ओर भागने लगा। जिस अलाव को वह जलाकर गया था वह बुझ चुका था, पर कुछ सुलगती लकड़ियां जरूर दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग जलाने की कोई कोशिश नहीं की। चारों ओर मरघट की सी शांति छाई हुई थी। बुझी हुई आग के आसपास न कोई इंसान था न कोई जानवर। वह समझ गया कि उसके पीछे से किसी भयानक खतरे ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और कोई सुराग भी नहीं छोड़ा है। जेफरसन का सिर चकरा गया। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने बंदूक का सहारा लिया। वह जाबाज था, इसलिए जल्दी संभल गया। उसने एक सुलगती लकड़ी उठाई, उसे फूंक मार मार कर जलाया और लूसी व फेरियर की खोज को निकल गया। ज़मीन पर घोड़ों के खुरों के निशान से जाहिर हो रहा था कि घुड़सवारों की कोई टोली यहाँ आई थी, और खुरों के वापस मुड़ने के निशानों से पता चल रहा था कि वह ट्रोली सोल्ट लेक की ओर गई है। क्या वे दोनों को अपने साथ ले गए? वह ऐसा यकीन कर लेता, पर वहाँ पड़े लाल मिट्टी के ढेर से उसका विचार बदल गया। इस बात में कोई शक नहीं था कि वहाँ अवश्य कोई कब्र खोदी गई है। पास आने पर उसने देखा कि एक डंडी मिट्टी पर गड़ी हुई है और उस पर कागज़ का टुकड़ा टंगा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था, सॉल्ट लेक सिटी के निवासी जॉन फेरियर का निधन 4 अगस्त 1860 को हुआ। हिम्मत और उम्मीद से भरे जिस बूढ़े को वह कुछ समय पहले छोड़कर गया था, वह अब इस दुनिया में नहीं था। जेफरसन ने तेजी से आसपास नज़र दौड़ाई, पर उसे कोई दूसरी खबर नहीं दिखाई दी। शायद किसी अमीर के बेटे के हरम की शोभा बढ़ाने के लिए वे लोग लूसी को उठाकर ले गए होंगे, उसने सोचा। अपनी प्रेमिका और उससे ज़्यादा अपनी मजबूरी के बारे में सोचकर उसके मन में आया कि उसे भी इसी बूढ़े के साथ दफन हो जाना चाहिए। कुछ देर बाद उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा और वह निराशा का पल्ला झटक कर खड़ा हो गया। इस दुनिया में उसके लिए अब क्या रह गया है? बेहतर होगा कि वह बदला लेने में अपनी जान कुर्बान कर दे। जेफरसन के दिल में बदले की भावना जोर मारने लगी। उसने कुछ ताकत महसूस की। अब उसका दुख सिर्फ और सिर्फ बदला लेकर ही कम हो सकता था। उसने फैसला कर लिया कि अब आगे की जिंदगी उसकी मजबूत इच्छा और शक्ति केवल इसी मकसद को हासिल करने में लगेगी। बुझे हुए जर्द चेहरे के साथ उसने अपने कदम वापस वहीं मोड़ लिए जहां उसने शिकार फेंका था। उसने आग तेज करके मांस भूना, अपनी भूख मिटाई और बचा हुआ मांस संभाल कर रख लिया ताकि आने वाली मुश्किलों में काम आए। एक बार फिर उसके कदम मौत के सौदागरों की बस्ती की ओर मुड़ गए। 5 दिन तक वह छालों से लहूलुहान, पैरों और थकावट से चूर उन्हीं दर्रों पर चलता रहा जहां से वह घोड़े पर बैठकर आया था। रात को वह किसी चट्टान की ओट में सो जाता और दिन फूटने से पहले निकल पड़ता। छठे दिन वह ईगल रेवाइन पहुंच गया। यहीं से उसने अपनी नाकाम उड़ान भरी थी। थकावट से बदहाल उसने अपनी बंदूक का सहारा लिया और अपने सामने पसरी हुई खामोश बस्ती पर नजर फहराई। उसे सड़कों पर झंडियां दिखाई दी। शायद बस्ती में कोई जश्न मनाया जा रहा था। अभी वह अंदाजा ही लगा रहा था कि उसे एक घुड़सवार अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह उसी बस्ती का रहने वाला था। जेफरसन पहचान गया कि वह काउपर है। कई बार वह उसे अपनी सेवाएं मुहैया करा चुका था। मैं जेफरसन होप हूँ, क्या तुम्हें याद है? वह बोला। उसे देखकर काउपर कुछ अचकचाया। इस फटे हाल, अस्त व्यस्त आदमी और उसकी सफ़ेद वीरान आंखें और खौफनाक चेहरे को देखकर भला कौन उसे एकदम पहचानता? यह कभी चौकन्ने और सुंदर रहे शिकारी का वर्तमान रूप था। काउपर उसे पहचान गया, पर उसकी हैरानी में एक डर छिपा हुआ था। यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुमसे बातचीत करते हुए किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फेरियर और उसकी बेटी को भगाने के आरोप में तुम्हारे खिलाफ फरमान निकला हुआ है। मैं उनसे या उनके फरमानों से नहीं डरता, जेफरसन गंभीरता से बोला। काउपर, तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो। हम हमेशा दोस्त रहे हैं। भगवान के लिए मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार मत करो। किन सवालों का? जल्दी पूछो। दीवारों के भी कान होते हैं, काउपर घबरा कर बोला।
लूसी किस हाल में है? उसकी शादी तो कल ड्रेबर से हो गई। अरे खुद को संभालो, ऐसा ना हो कि गिर जाओ। यह सुनकर जेफरसन के होंठ सफेद पड़ गए और वह लगभग निढाल हो गया, पर तुरंत संभल कर बोला, मेरी फिक्र मत करो। क्या लूसी की शादी हो चुकी है? हाँ, कल उसकी शादी हो चुकी है। ये झंडियाँ इसलिए लगी हुई हैं। ड्रेबर और स्टेंजरसन दोनों में इस बात के लिए काफी झगड़ा हुआ था कि लूसी किसकी है। दोनों उस पर अपना दावा जता रहे थे। स्टेंजरसन ने अपने बाप की दौलत हासिल करने के लिए उसे गोली मार दी। जब मामला पवित्र परिषद की अदालत में आया तो उसमें ड्रेबर की जीत हुई। हालांकि लूसी ज्यादा दिन उसके पास नहीं रहेगी। मैंने उसके चेहरे पर मौत की छाया देखी है। वह जिंदा लाश की तरह लग रही थी। जेफरसन का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया, पर उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह उठा और चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। उसने बंदूक कंधे पर टांगी और घाटी में उतरकर खतरनाक जंगली जानवरों से भरे पहाड़ों में गुम हो गया। उस वक्त शायद उससे खतरनाक कोई नहीं था। काउपर का अंदाजा सही साबित हुआ। इसे पिता की मौत का सदमा समझा जाए या शादी की जबरदस्ती, लूसी 1 महीने से ज्यादा जिंदा न रह सकी। ड्रेबर के हाथ उसके पिता की जायदाद आ गई थी। उसकी मौत का उसे कोई गम नहीं था। गम था तो उसकी बाकी बीवियों को। वह सारी रात लूसी की लाश के पास मातम मनाती रही। तड़के जब वह बैठी हुई थी तो अचानक झटके से दरवाजा खुला और जंगली सा दिखने वाला एक आदमी भीतर घुस आया। उसके कपड़े तार तार हुए पड़े थे। डर से सहमी औरतों की ओर देखे बिना वह सफेद कपड़ों में लिपटी लूसी के पास गया और झुककर बहुत प्यार से उसके ठंडे माथे को चूमा। इसके बाद उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली। लूसी मेरी इस अंगूठी के साथ दुनिया से नहीं जाएगी, वह गुस्से से चिल्लाया। इससे पहले कि औरतें शोर मचाती वह तेजी से सीढ़ियां उतरा और गायब हो गया। यह घटना इतनी जल्दी और अचानक घटी कि शुरू में किसी ने इस बात पर यकीन ही नहीं किया, पर लाश की उंगली से अंगूठी का गायब होना वाकई ताज्जुब की बात थी। कुछ महीनों तक जेफरसन पहाड़ों में भटकता रहा और अपने दिल में बदले की आग को सुलगाता रहा। बस्ती में एक रहस्यमय साये के किस्से सुनाई देने लगे। एक बार एक गोली खिड़की के शीशे को चीरती हुई आई और स्टेंजरसन से महज 1 फुट परे दीवार में आकर लगी। ऐसे ही एक बार जब ड्राइवर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था तो एक बड़ा भारी पत्थर ठीक उसके ऊपर आकर गिरा। बड़ी मुश्किल से उसने कूदकर अपनी जान बचाई। ऐसा नहीं था कि वे दोनों चुपचाप बैठ गए थे। उन्होंने अपनी जान के दुश्मन का पता लगाने के लिए पहाड़ों को छान मारा, पर उनके हाथ कुछ ना आया। अब वे खबरदार हो गए थे, इसलिए ना तो वे अकेले और ना ही दिन ढलने के बाद कहीं निकलते थे। उन्होंने अपने घर की रखवाली भी बढ़ा दी थी। कुछ वक्त तक कोई घटना नहीं घटी तो वे सोचने लगे कि शायद दुश्मन का गुस्सा या बदले की भावना ठंडी पड़ गई है। पर इस ख्याल से दूर जेफरसन का शिकारी मन पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। बदले की भावना अब उसके दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। इसके सिवाय जिंदगी में उसका कोई और मकसद नहीं रह गया था। परंतु अब वह समझदार बन चुका था। जल्दी उसकी समझ में आ गया कि उसकी मजबूत काठी इस मकसद के दबाव और तनाव को झेल नहीं पाएगी। छिपकर रहने और भूखे रहने के कारण वह कमज़ोर होता जा रहा था। अगर वह इन पहाड़ों में कुत्ते की मौत मर गया तो उसके प्रतिशोध का क्या होगा। इसलिए दुश्मनी का खेल जारी रखने के लिए वह वापस नेवादा की खदानों में लौट गया। यहाँ आकर उसने अपनी सेहत सुधारनी थी और अपने मकसद को पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करना था। उसका इरादा 1 साल तक काम करने का ही था, पर कुछ वजहों से वह तकरीबन 5 साल तक खदानों में ही काम करता रहा। वक्त बेशक गुजर गया हो, पर उसके दिल में जाति और बदले की भावना अभी भी पहले जैसी तल्ख थी। वेश बदलकर और छदम नाम से वह एक बार फिर सॉल्ट लेक सिटी आया, पर उसे किसी का डर नहीं था। पर वहां आकर उसे नई बातें सुनने को मिली। कुछ महीने पहले पंथ के 2 टुकड़े हो गए थे। उसे पता लगा कि लोगों ने पवित्र कहे जाने वाली परिषद के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनमें से कुछ बस्ती छोड़कर कहीं और जाकर बस गए थे। ड्रेबर और स्टेंजरसन भी उन्हीं में से एक थे। किसी को उनके पते ठिकाने के बारे में नहीं पता था। अफवाहें गर्म थी कि ड्रेबर ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और वह बहुत सारा धन लेकर कहीं चला गया है। उसके साथ ही स्टेंजरसन के हाथ कम दौलत लगी थी। हालांकि यह बात पक्की थी कि वह साथ साथ रहते हैं। बहुत से लोग, चाहे वे कितने ही जिद्दी क्यों ना हो, ऐसे मामले में बदला लेने का विचार छोड़ देते हैं, पर जेफरसन किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था।
अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए वह अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर की खाक छानता रहा। इस खोजबीन में उसने जो धन जोड़ा था सब खर्च कर डाला। वक्त गुजरता गया, महीने वर्षों में बदल गए, पर उसका मकसद नहीं बदला। वह अपने शिकार का पीछा करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। ओहियो क्लीवलैंड में उससे अपना एक शिकार टकरा ही गया। एक दिन अचानक जब वह अपने कमरे की ओर जा रहा था, उसने खिड़की से झांकते हुए ड्रेबर को देखा। ड्रेबर भी उसे पहचान गया। उसने जेफरसन की आंखों में अपनी मौत की परछाई देखी। वह फौरन स्टेंजरसन के साथ पुलिस के पास गया और बताया कि उन्हें अपने एक पुराने दुश्मन से जान का खतरा है। स्टेंजरसन अब उसका प्राइवेट सेक्रेटरी बन गया था। जेफरसन को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत ना होने के कारण उसे कुछ हफ्ते जेल में काटने पड़े। रिहा होने के बाद उसे पता चला कि ड्रेवर और उसका सेक्रेटरी भागकर यूरोप चले गए हैं। एक बार फिर उसके हाथ नाकामी लगी, पर उसकी नफरत में कोई कमी नहीं आई। पैसा खत्म हो चुका था। एक बार फिर उसे काम पर लौटना पड़ा। उसने पाई पाई जोड़ी और यूरोप के एक शहर से दूसरे शहर उन्हें ढूंढने लगा, पर उसे अपने दुश्मनों की कोई खोज खबर न लगी। जब वह सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा तो वह पेरिस भाग गए, और वह वहां गया तो पता चला वह कोपेनहेगन की ओर निकल गए हैं। पता चला कि लंदन जाने के लिए वह कुछ दिन डेनमार्क की राजधानी में भी रुके। आखिरकार उसने उन्हें लंदन में पकड़ ही लिया। उसके बाद की कहानी हम जेफरसन की ज़ुबानी बताना चाहेंगे। डॉक्टर वाटसन ने ही उसकी कहानी दर्ज की है। पहले भी हम कई मौक़ों पर डॉक्टर वाटसन के ऋणी रहे हैं। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।